नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। जिसका इंतज़ार था वही हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई ई बुक पढ़ के जाना और आप 90% से अधिक क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम में। ये मैं यहाँ पे आज लिख दिया हूँ। जिन भाई बंधुओं को आपत्ति हो कि आप ऐसे कैसे बोल दे पा रहे हैं, तो मैं एक एक बातों की पुष्टि दे दूंगा। और इस वीडियो में भी आप करीब 10 जगह ऐसे साक्ष्य पाएंगे कि हाँ भाई इनके किताब की पेपर कटिंग है। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, ला लो, पढ़ लो और पास हो जाओ, मुझे याद करोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। आज पहले शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गई आपका CHSL का, है ना। देखिए क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, देख लेते हैं। एक एक प्रश्न को फैक्ट के साथ देखेंगे। विश्वास ही नहीं, गारंटी ले सकता हूं कि जो बच्चे जीरो जानता होगा ना, जीरो कभी नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ एनालिसिस देखेगा, तो मैं 8 से 10 क्वेश्चन करवा दूंगा अगर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कोई हमारा जो ये ई बुक है जहां से SSC के सभी एग्जाम में रंगताल दिखा रहे हैं, तो आपका ये वाला इमेज है, आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप डायरेक्ट लिंक के जरिए व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। खुलेआम बोलता हूं, ये 99 रुपए की बुक जो है किसी के 1999 पे भारी है। कितना पे भारी है भाई? 1999 पे भारी है। तो इस बात को आप जो है हवे में न लें, आप आराम से जो है आप लेके पढ़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक प्रश्न आपका पूछा गया है कि लंगबीर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लंगबीर नृत्य, बहुत सारे बच्चे नाम ही नहीं सुने होंगे लंगबीर नृत्य का, लेकिन मैं आपको साक्ष्य दिखा देता हूं। ये देखिए अपना पेपर कटिंग है ना, टॉपिक बैच में जो आपको दिया जाता है। यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में देखिए, यहाँ पे लंगबीर नृत्य पुरुषों के द्वारा है ना। तो आप नहीं पढ़े तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई साहब, लेके भी नहीं पढ़े तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो लंगबीर नृत्य उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध नृत्य में आएंगे तो छोलिया याद रखने के लिए बोले हैं। ये छोलिया क्या होता है दादा? मार्शल आर्ट फॉर्म होता है। जैसे आप थांगटा को जानते हैं, थांगटा को कहां जानते हैं भाई? थांगटा कहां पे होता है? मणिपुर में होता है थांगटा। उसी प्रकार से छोलिया जो है ये उत्तराखंड राज्य में होती है। ठीक है, इसके अलावा जो बाघ नाच है ये कहां पे होगा आपका? उड़ीसा के अंदर होगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। हाँ, तो बाघ नाच कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। छोलिया कहाँ का? उत्तराखंड का। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं कुछ और राज्य का नाच जो आने वाले शिफ्ट में आपको काम आएगा। जैसे राजस्थान स्वांग, 13 ताली घूमर। घूमर में याद रखिएगा ये फीमेल नृत्य है, सिर्फ महिलाएं के द्वारा ही किया जाता है। सुइसनी कलबेलिया, कलबेलिया को आप गुलाबो सपेरा का नृत्य भी कहते हो, इसे ध्यान रखना। चरी नृत्य, ये सिर्फ महिला के द्वारा। गणगौर फेस्टिवल होता है, ये कोई नृत्य नहीं होता है, जो 17 से 18 दिन तक चल सकती है। झूलन लीला, झूमा, पनिहारी, गिनाद, कच्छी घोड़ी, ये सभी के सभी राजस्थान के नृत्य है। गुजरात में आएंगे गरबा, डांडिया, तो ये बहुत कॉमन है, आप सभी मार लेंगे। रास, भवई, तिप्पानी, जुरिन, भवई, सिद्धि, धमाल काफी पूछे जाते हैं। पधार नृत्य, ये सभी के सभी आपके गुजरात में हो जाएंगे। उत्तराखंड में अभी जैसे बात कर लिया हमने, चैपल, गढ़वाली नाम से स्पष्ट है, गढ़वाल रीजन है। कुमायूनी, कुमायूं हिमालय से आप पकड़ लेंगे। इसके अलावा झोरा, रासलीला, पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, बरदा नातिस, है ना, रमोला नृत्य, लंगबीर नृत्य जो आपके एग्जाम में आए हैं। इस प्रकार से आप देख लेंगे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहन, आपके लिए ही हूं मैं, है ना। हरियाणा फाग नृत्य, धमाल नृत्य, लूर काफी बार पूछा जाता है, लूर। इसी प्रकार से एक आपको काफी बार पूछा जाता है ड्री फेस्टिवल, जो अरुणाचल प्रदेश का होता है। ये कुछ जो है इपिक सा नाम है जो आपके एग्जाम में आ जाता है। गुग्गा, ये भी हरियाणा में होता है। महाराष्ट्र में आएंगे लावनी, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला, दशावतार, तमाशा, मौनी, पवारा, गौरीचा, बोहदा, ये सब कहां पे आएंगे? ये सब महाराष्ट्र के अंदर आएंगे। देखिए जो कॉमन है वो तो सब बच्चे मारेंगे। मेरिट में अगर आपको आना है तो मेरिट वाला क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ये लंगबीर वाला क्वेश्चन 70% से अधिक बच्चा छोड़ दिए होंगे, लिख के दे सकता हूं इस बात को। ठीक है, चलिए भारत कथा कोश के लेखक कौन है? सोमदेव। सोमदेव, जो क्वेश्चन ई बुक से बाहर है वहीं पे बोलूंगा। ठीक है, बाद बाकी सब वहीं से है। नागानंद रत्नावली, ये हर्षवर्धन साहब ने लिखे हैं। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास साहब हैं। इनके अलावा बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है भैया? अश्वघोष। और बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा? कवि हरिसेन। और कवि हरिसेन किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। गुप्त काल में कौन से शासक सिक्का पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है? तो बोलिएगा समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। गीत गोविंदम के लेखक कौन है? जयदेव है। गीत गोविंदम के जो लेखक जयदेव हैं वो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो
सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हुआ करता था। इसी प्रकार से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है इंडिका, ये काफी कॉमन सा बुक है, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है इंडिका, है ना। मेगास्थनीज को कौन भेजा था? सेलुकस निकेटर। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा एक आपका रेहला पूछता है, रेहला अरबी भाषा की ग्रंथ है और इंडिका जो है ये ग्रीक भाषा की ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। रेहला को लिखा है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? एमबीटी के काल में। एमबीटी कौन है ना? ये आपका मुंबई, बनारस और तमिलनाडु नहीं है, ये है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है मेरे भाई। तो एमबीटी जो है मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो असद अली खान का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो असद अली खान का संबंध वाद्य यंत्र से है रुद्र बीना। ये कितने सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने रुद्र बीना और बीना में बहुत लिमिटेड पर्सन है आपको बता दिया है, सादिक अली खान, असद अली खान, रुद्र बीना। और बीना की बात करेंगे तो अपना एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे बीच अब नहीं है माननीय, वो भी बीना बजा लेते थे। नगारा अकबर बजा लेते थे, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखेंगे। और भी कुछ बातों को यहाँ पे देखते हैं, मैं हमेशा आपको बताया हूं कि जिसमें कम रहे ना और लिमिटेड रहे उसको ज्यादा याद करो, या तो फिर जिसमें बहुत है वो याद करो, और जो नया चेहरा आया है या फिर हाल फिलहाल में जिन्हें अवार्ड मिला है उसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पियानो का बी बलसारा। सरोद का बात करेंगे, अमजद अली खान सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कैरेक्टर हैं सरोद में। जरीन शर्मा को याद रखिएगा, है ना। वायलिन, वायलिन विष्णु गोविंद जोग है, संगीता राजन है ना। ये सब जो है आपका वायलिन में पूछ लेते हैं। मैंडोलिन में एक ही कैरेक्टर है जिनके नाम आते हैं यू श्रीनिवासन। सुरबहार में अन्नपूर्णा देवी मैडम, इनके नाम आते हैं। बीना में एपीजे अब्दुल कलाम साहब, भारत के भूतपूर्व मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति ईटीसी। नगारा अकबर बजा लेते हैं। इस प्रकार से आप टॉपिक बैच में वादन क्षेत्र में जाएंगे, आपको सारे चीज का जवाब जो है इजी वे में मिल जाएगा। जो बच्चे बोल रहे थे शतरंज क्यों पढ़ा रहे हो सर मुझे, एक भी एसएससी का ऐसा एग्जाम और एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं हुआ जहां से एक 23 मिनट की वीडियो से 2 नंबर आपको मैं प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं, ताल ठोक के जी, ताल ठोक के, ठीक है। तो ये शतरंज की खेल है जिसमें 64 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। जाके आज देख लेना, शतरंज खेलना सीख जाओगे। 26 मिनट या 23 मिनट में बताया हूं मैं, है ना। इसके अलावा शतरंज के घर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जो 64 वर्गाकार खानों में बटे होते हैं, ठीक है भाई। और मैंने हमेशा बताया है कि दूसरा और 7वां घर, ये मान लीजिए 7वां इधर से पढ़ेंगे तो, और ये दूसरा है। दूसरा और 7वां घर में कौन सी गोटी फील होते हैं? तो प्यादा, जिसे आप सिपाही कहते हो, क्योंकि दोनों पक्ष के पास 8-8 प्यादा होते हैं, ठीक है। शतरंज के 6 प्रकार की गोटी होते हैं शतरंज में, कुल 32 गोटी होते हैं दोनों पक्षों को मिला के 16-16। उसमें अगर सबसे ज्यादा क्वांटिटी कहेगा कि किस गोटी का होता है तो प्यादा का। 8 गो प्यादा एक आदमी के पास और 8 गो प्यादा दूसरे आदमी के पास, यानी पूरे खेल में 16 गो खाली प्यादा ही होता है। और 16 गो में 2 गो राजा, 2 गो रानी, 4 गो ऊंट, 4 गो घोड़ा और 4 गो हाथी। 12 4 16 नहीं हो गया जी, है ना। तो 5 प्रकार के इधर देख लिए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और आप 16 गो देख लिए प्यादा, तो 16 गो इधर और 16 गो प्यादा, 32 गो गोटी, एक पक्ष में 16 गो गोटी, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आगे। इसके अलावा शतरंज की जो आपका खेल होता है कौन स्टार्ट करता है? तो एगो सफेद वाला गोटी है, एगो ब्लैक वाला। तो सफेद वाला हमेशा स्टार्ट करता है, और हमेशा खेल का स्टार्टिंग किस गोटी से होती है? तो प्यादा गोटी से होती है। प्यादा की चाल कैसा है? चलता तो सीधा है लेकिन मारता कैसा है? टेढ़ा मारता है। आपका जो है गुलेटी देखे हैं गांव घर में जिससे चिड़िया मारते हैं, तो ऐसा गुलेटी आकार में चलता है, तिरछा, है ना। इसके अलावा शतरंज खेल में 6 प्रकार की गोटी पाई जाती है, बता दिया, हाथी, घोड़ा, ऊंट, राजा, रानी और प्यादा। इसके अलावा शतरंज के जो चाल होती है हाथी का, ये प्लस जैसे चलता है। हाथी जो है इधर भी चल सकेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसके अलावा घोड़ा की चाल एल शेप में। एल शेप कैसे कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ घोड़ा बैठा है तो पहले इधर 2 घर चलेगा, फिर 1 घर मुड़ेगा, 2 घर नीचे, इधर 2 घर, इधर इधर 2 घर, इधर इधर, किधर भी चल सकता है एल शेप में, हालांकि, है ना। ऊंट का चाल कैसा होता है? एक्स के जैसा होता है, एक्स के जैसे ऊंट का चाल होता है। भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर महिला और पुरुष कौन है? तो पुरुष में विश्वनाथ आनंद साहब। इनके किताब का नाम जरूर याद रखें, मैंड मास्टर जो है इनके किताब का नाम है, ठीक है। और महिला में कौन है प्रथम ग्रैंड मास्टर? तो एस विजया लक्ष्मी मैडम, सुब्बा रमन विजया लक्ष्मी मैडम। इनके अलावा वर्तमान समय में विश्व के सबसे कम उनके ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। किस देश के हैं नागरिकता इसके पास? तो यूएसए के पास, हालांकि इसका नाम इंडियन है लेकिन ये यूएसए के रहवासी हैं। इनके अलावा सबसे कम उनके ग्रैंड मास्टर भारत के कौन है वर्तमान में? डी गुकेश, और ये दुनिया के तीसरे सबसे कम उनके ग्रैंड मास्टर भी है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा हाल में ही भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल साहब। और 84वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? आर प्राज्ञनंदा की दीदी
वैशाली रमेश बाबू, ये भाई बहन की जोड़ी है जिन्होंने शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीते हैं। इनके अलावा विश्व का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कार्लस मैग्नस, ये किस देश के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं और इन्होंने ही आर प्रागनंदा को, जो अजरबैजान के बाकू में आपका शतरंज चैंपियनशिप 2023 हुआ था, वहां पे मात देकर जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप का तगमा अपने माथे पे सजाया था। एक भी क्वेश्चन बाहर है जी? एक भी क्वेश्चन है कि हम क्लास में नहीं पढ़ाए आपको या फिर ई बुक में नहीं है ना भाई? इसके अलावा भारत का पहला डिजिटल पंचायत, इंडिया के राज्यों के लिहाज से जो भी पहला स्टेप हुआ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। मेरे साथ यहां पे जरा एक्स्ट्रा फैक्ट पे ध्यान देंगे, केरल आंसर होगा। भारत का पहला जैविक राज सिक्किम, भारत का पहला डिजिटल पंचायत केरल, भारत का पहला डिजिटल राज केरल, भारत का पहला डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश का लोग पूछे तो जम्मू कश्मीर। इसके अलावा पेपर रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, पेपरलेस विधानसभा वाला पहला राज्य नागालैंड, सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव गुजरात के मोढेरा, सौर ऊर्जा संचालित पहला शहर सांची, भारत का पहला रामसर शहर उदयपुर सिटी, भारत का पहला हड़प्पाकालीन यूनेस्को स्थल जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया धौलावीरा गुजरात 2021, सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला पहला राज्य गुजरात, आर्टिकल 44 लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, आर्टिकल 44 लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अभी तो असम में एक ऐसा स्कीम लाने जा रहा है सरकार की, जो बच्चे अपने माता पिता को ओल्ड एज में सेवा नहीं करेगा, उनके पेंशन की राशि या फिर जो सैलरी है उनके 10% उनके माता पिता के खाते में चले जाएंगे। ये तो बात की बात है। फिलहाल यहाँ तक आप पढ़े जितना मैं पढ़ाया हूँ। इसके अलावा भारत में नागरिकता को कौन अमेंड करता है? देखिए ऑप्शन था संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ये इसमें जो है हम संसद को टिक करेंगे। इसके अलावा भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो आप कहोगे सर जी एकल नागरिकता। मैं बिहार का हूं तो मुझे बिहार का अलग से नागरिकता नहीं मिला है। आई एम इंडियन, वी आर इंडियन, है ना? तो भाई हम सब इंडियन हैं, हमारे पास एक ही नागरिकता है। कितने नागरिकता है? एक ही नागरिकता है। तो हम एकल नागरिकता को जीते हैं, भोगते हैं, है ना? देखिए संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किसकी चर्चा है? नागरिकता का। भाग 3 में किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकार का। भाग 4 में डीपीएसपी का। भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य का। भाग 5 में संगम का। भाग 6 में राज्य का। भाग 7 क्या है? कट्टी से निरसित है। भाग 8 क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। भाग 9 क्या है? ग्राम पंचायत है। भाग 9 का ए क्या है? नगर निगम है। भाग 9 का बी क्या है? सहकारी समिति है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। संविधान में भाग कितने हैं? 22 है। जो कितने भागों में विभक्त है? 25। जो 3 गो बढ़लावा है वो कौन कौन है? तो एगो 4 से 4 का ए बढ़ा, एगो 9 से 9 का ए बढ़ा, एगो 9 से 9 का बी भरा है। तो एज इट इज 22 ही भाग, लेकिन अगर गिनती करेंगे तो आप हो जाएगा 25। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। भारत में नागरिकता कई प्रकार से आप ले सकते हो, कई प्रकार से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर मान लीजिए आप अमेरिका गए मान लीजिए किसी कारण से, है ना, फेसबुक में मान लीजिए आपको प्यार हो गया, आप अमेरिका चले गए और वहां की नागरिकता, अगर आपको शादी हो गया वहां पे और आप नागरिकता ले लिए तो यहाँ की नागरिकता कट्टीस। तो कई प्रकार से नागरिकता आते हैं और जाते हैं। इनके अलावा नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955 में। और अभी जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, जिसे अभी हाल में ही आप चर्च में देखे होंगे कि 2014 से पहले अमुक अमुक देश से आए हुए लोगों को यहाँ नागरिकता प्रदान की जाएगी, तो ये वाली बात कब उठी थी? तो 2019 में पेश की गई थी। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा इकोलॉजी शब्द को किसने गढ़ा? इस प्रकार से प्रश्न पूछा है। मैं गढ़ा किसने, इस पे काम किसने किया, सब बात बता दिया हूं अलग अलग। ठीक है, देखिए इकोलॉजी शब्द को हेकल महोदय ने दिया था, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र पद का बात कहेंगे ना तो टेंसले साहब हो जाएगा। तो दोनों बात अलग अलग है। प्राकृतिक सिलेक्शन यानी नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है ये चार्ल्स डार्विन साहब दिए हैं। ठीक है, इनके अलावा जीव द्रव्य शब्द 1839 में पुरकिंजे साहब के द्वारा दिया गया था। त्रिक का नियम डोबे राइनर साहब ने दिए थे। त्रिक का नियम पता ही है क्या है कि भाई 3 तत्वों में जो बीच वाला होता है उनके गुणधर्म अन्य 2 तत्वों के औसतन बराबर होता है। बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था? जॉर्ज लमेटर। ये ब्रह्मांड से संबंधित है और सबसे सर्वमान्य थ्योरी है, इसे ध्यान रखेंगे। भटियाली म्यूजिक का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। भटियाली म्यूजिक का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। आइए आपको और भी गाना सुनाते हैं। जैसे सोहर एगो होता है, हमारे यहाँ होता है बिहार में सोहर होता है, बिरहा होता है। बिरहा सुने हैं? बिरहा भी होता है, सोहर भी होता है, फगुआ भी होता है ना? ये बारामासा भी होता है, बारामासा। ये सभी के सभी बिहार में गाते हैं, हम लोग इसे जीते हैं। ठीक है, इनके अलावा पंडवानी लोग जो गायन है ये छत्तीसगढ़ में होता है। जैसे तीजन बाई, उषा बारले, इनको आप जानते होंगे, ये पंडवानी के मजे हुए कैरेक्टर थे। कजरी लोक कला ये उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश कजरी के लिए ऑप्शन में ना हो तो आप उत्तराखंड आंसर लगा के आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में वो छऊ नृत्य भी होता है, ये काफी पॉपुलर है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीनों जगह होता है ना भाई। इसके अलावा
किस वर्ष में जनसंख्या का पतन हुआ था? भाई आज से बता रहे हैं, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 में हुआ था। 1921 में 1911 से 1921 के बीच क्या हुआ कि जो डेकेडिकल ग्रोथ है वो बढ़ा तो अपनी जगह है, बढ़ा घटा, लेकिन जो जनसंख्या कुल पॉपुलेशन था ना उसमें कमोत्तरी देखी गई, बढ़ोतरी नहीं हुई। ठीक है, इसके अलावा इतिहास में जनसंख्या महाविभाजन वर्ष से ही कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके अलावा नहीं, ये अलग हो जाएगा, वो महाविभाजक, हाँ सही है। इसके अलावा भारत पहली बार जनगणना कब कराती है? 1872 में। किसके काल में कराती है? मेयो के काल में। एक क्वेश्चन आपको यहां से भी निकाल लेता है एग्जामिनर कि ये मेयो एगो कॉलेज का भी स्थापना करवाया था। मेयो कॉलेज का स्थापना मेयो के काल में हुआ था, और मेयो का जो है मर्डर भी हुआ था। कहां पे हुआ था? अंडमान निकोबार में हुआ था। ये भी पूछता है। लगातार 10 वर्ष पे जनगणना किसके काल में? रिपन के काल में। कब से? 1881 में। पहली जो आजादी के बाद जनगणना हुई 1951 में, और आखिरी जनगणना कब हुई? 2011 में। 21 वाला कहां है? किसी को पता चले तो मुझे मिस कॉल देना। सबसे कम लिंगानुपात अब तक जो है 1991 के जनगणना में रहा है 927। अभी वर्तमान जनसंख्या की लिंगानुपात कितना है? 943 है। ठीक है, लिंगानुपात क्या होता है? 100 पुरुष पे महिलाओं की संख्या, इनके 1000 पुरुष पे, माफ कीजिएगा। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा? ये तो कोई भी मार देता भाई, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछ रहा है, नागरिक अवार्ड पूछ रहा है, तो भारत रत्न हो जाएगा। भारत रत्न भारत सरकार की सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था। पहला जो है आपका लॉरिएट एस राधाकृष्णन साहब है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान परमवीर चक्र है, सैन्य सम्मान, माफ कीजिएगा, जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है ना वो परमवीर चक्र है। आप सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड जो है ना वो भारत रत्न है। और शांति काल में दी जाने वाली सबसे बड़ी सम्मान अशोक चक्र है। तो ये तीनों को अलग अलग याद करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। 2024 में 5 विभूतियों को जो भारत रत्न दिया गया है ये आपके सामने है। कौन कौन है भाई? लाल कृष्ण आडवाणी, ये जीवित हैं, बाद बाकी सभी को मरणोपरांत दिए गए हैं। चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कर्पूरी ठाकुर बिहार के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, उप प्रधानमंत्री और भी नेता है ना। इनके अलावा MS स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति लाने का जो है जनक कहलाते हैं। और विश्व स्तर पे कौन कहलाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। तो ये 5 जने हैं जिनको जो है 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह पहले मौका है जब 3 आदमी से अधिक को भारत रत्न एक साथ दिया गया है। ये भी बात कभी ना कभी एग्जाम में छपेगा, और अच्छा बच्चा जो दिमाग यहाँ नहीं लगाएगा वहां जाके पेन खटखटा के आएगा। जिसको 5 याद होगा वो तो मार देगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम संगीतज्ञ कौन है? M सुब्बालक्ष्मी 1998 में। अब तक संगीत के क्षेत्र में M सुब्बालक्ष्मी 1998, पंडित रविशंकर 1999, बिस्मिल्लाह खां और आपका लता मंगेशकर, ये दोनों को 2001 में दिया गया था। पंडित भीमसेन जोशी को 2008-2009, भूपेन हजारिका को 2019। परसों के CPO के एग्जाम में पूछा गया था कि 2019 में किस असमिया गायक को भारत रत्न दिया गया था? तो भूपेन हजारिका। कौन सा पंचवर्षीय योजना गाडगिल फार्मूला पे आधारित है? देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे आंसर होगा। इसे चक्रवर्ती मॉडल भी कहा जाता है, सैंडी मॉडल भी कहा जाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ इस बात को। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 रहा है। चक्रवर्ती मॉडल या गाडगिल फार्मूला पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना था, ऐसा माना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक इसकी अवधि रही थी। हेराल्ड डोमार के मॉडल पर आधारित हुआ करता था और कृषि पे ज्यादा बल दिया गया था, क्योंकि कृषि पर ज्यादा बल दिए जाने का कारण भी था कि भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है, और अंग्रेजों को अधिकांश जो यहाँ पे मेटेलिक चीज था या फिर जो कॉस्टली चीज था उनको तो लूट ले गए, कई आक्रांता लूटे, फिर अंग्रेज लूटे व्यापार के माध्यम से और कई अन्य माध्यम से। तो यहाँ पे बचा ही क्या? कुछ बचा ही नहीं। तो एगो जमीन बचा और एगो मैन पावर बचा। तो जमीन और मैन पावर के बीच क्या हो सकता है? कृषि। तो कृषि पर पहली बार ज्यादा बल दिया था, आप ऐसे याद रख सकते हो। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था। ये PC महान लोबिस के मॉडल पे आधारित था। PC महान लोबिस साहब कौन है? 1 नंबर के अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे भाई, है ना, तो ये फैक्ट्रियां वगैरह लगवाएंगे, है ना। तो इनके काल में जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 गो बड़का फैक्ट्री लगा था। कौन कौन सा? दुर्गापुर लगा था, राउरकेला लगा था और भिलाई लगा था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से लगा था। और भिलाई वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, ये आपका रसिया के सहयोग से लगाया गया था। एक आपसे पूछता है भाई 1964 में जो आपका बरौनी तेल शोधन कारखाना लगा था, ये किसके सहयोग से? तो ये भी रसिया के सहयोग से लगा था। अभी जो आपका अटल सेतु का उद्घाटन हुआ है 10 जनवरी 2024 को, ये आपका महाराष्ट्र के अरब सागर पे स्थित है और ये इंडिया का सबसे बड़ा सेतु भी होगा, 21.8 किलोमीटर का होगा। तो इसमें कौन सा देश ने जो है सहयोग किया है? तो आप कहोगे जापान ने आर्थिक रूप से सहयोग किया है भारत को। तो ये सब कुछ बात आपको ध्यान रखना है। टिहरी बांध परियोजना जो है, जो भिलांगना और भागीरथी के नदी के संगम पे उत्तराखंड में सबसे हाईएस्ट बांध परियोजना है, जो 261 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो इसमें जो है किसका सहयोग प्राप्त किया गया था? तो इसमें भी रूस का सहयोग प्राप्त किया गया था। बाल का खाल निकाल देंगे जब तक उस कुर्सी पे नहीं बैठोगे तुमको मैं उस कुर्सी
सी पे भेजना चाहता हूँ जहाँ तुम जाना चाहते हो। बस सुनो और पढ़ो, बढ़िया से अमल करो, है ना। पहले पंचवर्षीय योजना में कितने IIT की नींव रखी गई थी? 5। कितनी? 5। ठीक है भाई, 5 IIT की नींव रखी गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना हो गया। दूसरा में बता दिया फैक्ट्रियां, यहाँ पे तीनों का नाम लिखा है। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना में काफी कुछ हुआ था। सबसे पहले भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 को याद रखेंगे। इसके अलावा 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, ये पहली बार हुआ था। दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था, लेकिन 6 बैंकों का हुआ था। और दोनों बार राष्ट्रीयकरण के समय इंदिरा गांधी ही जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर रही थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसरो की जो स्थापना है ना, ये 1969 में इन्हीं के काल में हुआ था, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। 1966 से 1969 तक जो है कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बना। इसके जगह पे क्या बना? वार्षिक योजना बना, ईयरली, एनुअल, है ना। तो उसे क्या कहा गया? योजना अवकाश का काल कहा गया। भारत में कितने पंचवर्षीय योजना बने अब तक? तो 12। अंतिम का अवधि क्या था? 12-17। लेकिन अब पंचवर्षीय योजना बनाने वाला जो बॉडी है, योजना आयोग, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। कब? 2015 में। इसके जगह पे क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का कोई फुल फॉर्म बताना है, बताना भाई, देखता हूं कहां तक जो है याद रख पाते हो, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछता है और बच्चा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, 3 ऑप्शन दिए, इनमें से गलती कर देता है। इनके अलावा सबसे कम समय में बनाई गई पंचवर्षीय योजना कौन था? 74 से 78। 5वीं पंचवर्षीय योजना। काफी उथल पुथल झेला और केंद्र में जो है पहली बार जनता पार्टी का सरकार, यानी कांग्रेस के अलावा कोई अन्य पार्टी की सरकार बना था 1977 में। मोरारजी देसाई साहब उस समय PM थे और इस योजना को ब्रेक करके रोलिंग प्लान की अवधारणा दे दिए, जिसकी अवधि 1978 से 83 रखा। लेकिन फिर से क्या होता है? सत्ता पलट हो गई 1980 में, फिर चला गया सत्ता कांग्रेस के हाथ में, और जो रोलिंग प्लान की अवधि 83 तक थी, इसे 80 में ही क्लोज करके 1980 से 1985 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना का क्रिएशन कर दिया गया। आई होप आपको कहानी भी अच्छा लगा। इसके अलावा दिलेर मेहंदी किस भाषा में गाते हैं? भाई गाते हैं तो कई भाषा में है, लेकिन जो इनका मेन ओरिजिन है ये सिख है ना, दिलेर मेहंदी। तो ये जो है आपका पंजाबी हो जाएगा। इसका आंसर बताइएगा, पंजाबी होगा। दिलेर मेहंदी का जन्म बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु या फिर अंतिम गुरु भी कह सकते हैं, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया था, तो इनका भी जन्म बिहार में हुआ था, बिहार के पटना साहिब में। और इनका जो समाधि है गुरु गोविंद सिंह का, ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। ठीक है। अरिजीत सिंह है ना, अरिजीत सिंह का कौन सा गीत है भाई? वो वाला है ना, कौन सा है? तुम ही हो, ये वाला। तो ये जो है आपका कौन सा गाते गाते किस भाषा में? हिंदी भाषा में गाते हैं ना। कितने दिलों का जो है तोड़ने जोड़ने का काम करते हैं ये। इसके अलावा एक दिन में 28 गाना गाने का रिकॉर्ड कौन बनाया था? कुमार सानू ने। लता मंगेशकर अपनी पहली सॉन्ग किस भाषा में रिकॉर्ड की थी? तो मराठी भाषा में। पंचम दा के नाम से कौन फेमस है? राहुल देव बर्मन। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग में जो 3 में है, कौन से कौन आर्टिकल देखते हैं? 12 से 35, है ना। इसके अलावा इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनशीलता को दर्शाता है, लेकिन जो DPSP है ये परिवर्तनशीलता को दर्शाता नहीं है, ये फिक्स रहता है DPSP। ठीक है। मौलिक अधिकार उथल पुथल हो सकता है विषम परिस्थिति में, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो है ये कभी नहीं बदलते। आर्टिकल 14 से 18 जो है ये समानता का अधिकार है। 19 से 22 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 बलात् श्रम पे रोक है या बंधुआ मजदूर पे रोक है। 24 जो है ये बाल श्रम पे निषेध है। इनके अलावा मेरे भाई, है ना, इनके अलावा 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित से संबंधित है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, जिसे संविधान का जो है आत्मा भी माना है भीमराव अम्बेडकर साहब, और इसी का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट आपका रिट जारी करते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में रख दिया गया। विधिक मतलब कानूनी। ठीक है। और संपत्ति का अधिकार वर्तमान में आपको कहां मिलेगा? तो 300 के A में मिलेगा। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये तो बता ही दिए थे। चलते हैं आगे। द्वितीय या तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा। देखिए 5 ईयर प्लान से 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। तो भाई 1951 से 56 ये तो नहीं होगा, ये तो पहले का था। दूसरा और तीसरे के बारे में पूछा था। इसकी अवधि 56 से 61 था, तो ये तो सही होगा दूसरे के लिए, है ना, या फिर मैच करने वाला होगा। 61 से 66 तीसरे के लिए था। तो सिर्फ अवधि के बारे में नॉलेज था और ये क्वेश्चन 2 नंबर आपको गिफ्ट में दिया जा रहा था। देखिए एक बच्चा बोल रहा है ब्रह्म समाज पूछा था, जो रवि करके बच्चा है, रवि, है ना, रवि आप देखते होंगे, कॉमेंट करता है जय हिंद सर, और मेरा सबसे फेवरेट बच्चा है। एक ईश्वर कुमार है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। अगर सुन रहे हो ईश्वर तो यार कमेंट करना यार, है ना। आर्य समाज के फाउंडर, ये
दोनों में से कौन पूछा है? चलिए दोनों में से 2 को पूछे चाहे 20 को पूछे, इस प्रकार से समाज से सुधारक वाला सब बता दिए ना। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। देखिए आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में बंबई में होती है ना, दयानंद सरस्वती के द्वारा होती है। इसके अलावा इस समाजों ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ये भी याद रहेगा आने वाले समय के लिए। इसके अलावा इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, कौन? दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। इन्होंने एक आत्मीय सभा की भी गठन की थी 1415 में, ये आपका कोलकाता में ही, ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। इसे आधुनिक भारत का अग्रदूत या पिता कहा जाता है। जो राजा राम मोहन राय है इन्होंने एक किताब काफी, वैसे तो बहुत सारे लिखे, लेकिन जो संवाद कौमुदी है वो काफी फेमस है। प्रार्थना समाज की स्थापना ये भी महाराष्ट्र में होती है, 1867 में होती है। महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग के सहयोग से किया जाता है। देखिए महादेव गोविंद रानाडे से एक क्वेश्चन आएगा 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ। देखिए विधवा पुनर्विवाह एक्ट एगो अलग है, 1856 में है वो, ठीक है। एगो विधवा पुनर्विवाह संघ है, ये 1861 में है और ये आपका महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। सत्य शोधक समाज ये आपका 1873 में बंबई के अंदर आता है, ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले साहब गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखते हैं जो सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था और ये मराठी भाषा की पुस्तक है ना। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया जाता है। बात करेंगे कि इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने लाया या फिर श्रेय किसको दिया जाता है, तो 1882 में आड्यार में अपना मुख्यालय और एनी बेसेंट को यह जो है श्रेय दिया जाता है। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया था, कोलकाता में ही किया था और ये जो आपका सती प्रथा है उनके विरुद्ध था कि भाई सती प्रथा ठीक है ना, यानी कुल मिलाकर जो ब्रह्म समाज है उनको अपोज कर रहा था धर्म सभा, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना भाई, उंगली में थोड़ा सा तकलीफ दे दो, है ना, एक बार ऐसा अंगूठा दबाना है ना। मन को मत मारो, पहले दिल साफ करो रे, जिंदगी सफल हो जाएगी। एनजीटी की स्थापना या फिर इसका अध्यक्ष पूछा गया था। देखिए न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, है ना, प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जो है अध्यक्ष हैं। हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ। ऐसा नहीं कि विश्व के सभी देश में, ये गिने चुने देश में, इसीलिए इंडिया पावरफुल कंट्री है भाई, है ना। इनके अलावा हाल में ही भारत के दूसरे लोकपाल जो है अजय एम खानविलकर साहब को जो है नियुक्त किया गया है। ये भी आने के लिए बेकरार है आपके एग्जाम में। डीआरडीओ का अध्यक्ष याद रखिएगा समीर बी कामत, और इसरो का तो सबको पता ही है सोमनाथ साहब, है ना। ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इरडा का जो है अभी बताया था और पूछा भी था, इरडा भी आपके एग्जाम में आते हैं। आरबीआई के गवर्नर भी आपके एग्जाम में आते हैं, शक्तिकांता दासा, है ना। इसके अलावा आईओसी का और बीसीसीआई का भी आता है, पीटी उषा और रोजर बिनी, ध्यान रखिएगा। भारतीय ओलंपिक कमेटी में पीटी उषा वर्तमान में प्रथम महिला भी है। सेबी के प्रथम महिला माधवी पुरीबुच। रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा मैडम। इनके अलावा बीजेपी के किस नेता को हाल में ही पद्म भूषण या भारत रत्न, इस प्रकार के क्वेश्चन आया, बताइएगा ये पद्मश्री था, पद्म भूषण था या भारत रत्न था और किस ईस्वी का था, ये क्वेश्चन नोट क्लियर, ठीक है। तो भाई अगर अभी के हाल में पूछेगा तो वेंकैया नायडू साहब को भी मिला है पद्म भूषण आपका, है ना, और लाल कृष्ण आडवाणी साहब को भारत रत्न मिला है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, या दो जैसा क्वेश्चन होगा ऐसा ट्रीट करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक माइग्रेशन किस राज्य में आई है। देखिए ये क्वेश्चन जो है लॉजिक से आप कर सकते थे। आप जानते हैं कि देश का वित्तीय राजधानी मुंबई है और मुंबई एक ऐसा जगह है जहां पे विश्व के लगभग प्रत्येक कोने के आदमी निवास करते हैं। मैं खुद मुंबई में रहा हूं, अभी तो फिलहाल मुंबई से आउटसाइड हूं, लेकिन मैं रहा हूं तो ये विश्व के हर कोने के आदमी लगभग एग्जिस्ट करता है। अमेरिका ले लीजिए, वेस्ट इंडीज ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, कहीं सा भी ले लीजिए। मुंबई में एक नवी मुंबई इलाका है, वहां पे जो है खारघर करके एक स्टेशन है। मैं जाता आता रहता हूँ, मेरे गाँव वाला रहते हैं उधर। आप देखेंगे ना वहां पे अधिकांश लोग जो है ना अफ्रीका के आपको मिल जाएंगे स्टेशन पे खड़ा हुआ, मतलब अधिकांश क्या, जब भी आप खोजो 2-4 मिल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र आप आंसर लगा देते थे इसका, ठीक है। और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा लोग किस राज्य से आता है, अगर इंडिया में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से आता है। इंडिया में 2 ऐसे जगह है, महाराष्ट्र और दिल्ली, जहां पे सबसे ज्यादा प्रवासी जो है लोग जाते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए, ठीक है। इनके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 2011 में जैन समुदाय के लोग सबसे ज्यादा कहाँ निवास करते हैं। मैं कई दिन बता चुका हूं कि भाई जैन समुदाय से अपने को याद आता है कि गुजरात होगा, लेकिन महाराष्ट्र में रहते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। वर्तमान में सबसे ज्यादा जीडीपी कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये महाराष्ट्र ही होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया निवास कहाँ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, निवास, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे जो बच्चे पढ़े होंगे वो छोड़ के आएंगे लगभग, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूँ, जो नहीं बताया हूँ सो नहीं बताया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता भाई, अपने लाइफ
मैथ में भी नहीं है और आपको पढ़ाने में क्या ही झूठ बोलूँ, मुझे कौन सा जो है बड़ा स्टार बनना है भाई झूठ बोल बोल के, है ना। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में है, इसरो की मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसरो का मास्टर फैसिलिटी केंद्र हासन कर्नाटक और भोपाल दोनों में है। भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, ये तेलंगाना में है। जो हिंदी भाषी हैं इनको दिक्कत होगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पेयर है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान एगो अलग है, तो ये आपका देहरादून में है, और ये क्या है भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र, तो केंद्र वाला कहेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग, है ना, तो ये आपका तेलंगाना में भागेगा। और जो इंस्टीट्यूट है ना, ये आपका उत्तराखंड में है। भारतीय वन सर्वेक्षण ये उत्तराखंड में है, देहरादून में है। पृथ्वी का आकार आपसे पूछा है तो लगभग गोलाकार होता है भाई, नारंगी के शेप का, वैसे तो गोल पूरा है नहीं पृथ्वी, लेकिन एक माना गया है, ठीक है, एक खींचा गया है कि भाई जितना सबसे ज्यादा जिससे आकार से मेल खाता है वैसा बोल दीजिए। पृथ्वी का घनत्व तो पूछा जाता है 5.5 ग्राम होता है। संपूर्ण पृथ्वी पे कितने प्रतिशत भाग पे जल है? 71%। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दुनिया में भारत के पास कुल भूभाग का कितना प्रतिशत? 2.4%। और सूरज के प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा रात को, और जो पेड ग्रुप है वहां पर तो मिल ही जाएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।